हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 3 करने वाले हैं और पार्ट 3 जिसका नाम है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 ऑलरेडी कर चुके थे और पार्ट 2 में हमने इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789 के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। तो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, पार्ट 3 की, जिसका नाम है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। जब भी बात फ्रेंच सोसाइटी की आती है तो इन 5 पॉइंट्स को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, किंग लुई 16 रूल। इसमें हम जानेंगे कि किंग लुई 16 ने पूरे फ्रांस पर किस तरह से राज किया। पॉइंट नंबर 2, अ सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स। इसमें हमें पता चलेगा कि फ्रेंच सोसाइटी किन किन कैटेगरी में डिवाइडेड थी और इन कैटेगरी के लोगों के पास कौन कौन से राइट्स थे। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रगल टू सर्वाइव। इसमें हम जानेंगे कि कैसे किंग लुई 16 की वजह से फ्रांस के लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। पॉइंट नंबर 4, द राइज ऑफ मिडिल क्लास। इसमें हम जानेंगे कि आखिर क्यों मिडिल क्लास के लोगों ने फ्रेंच सोसाइटी के लिए फाइट शुरू कर दी थी। पॉइंट नंबर 5, रोल ऑफ फिलोसफर्स। इसमें हम 3 इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स और उनकी लिखी बुक के बारे में जानेंगे। तो गाइस, आज हम इन 5 पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। अब हम जानेंगे कि 14 जुलाई 1789 के इवेंट में जो भी हुआ या लोगों ने जो भी किया उसके पीछे कारण क्या था, आखिर इसके पीछे जड़ क्या थी। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इन सब के पीछे की सारी बातों को। पॉइंट नंबर 1, किंग लुई 16 रूल। इन 1774 लुई 16 ऑफ बॉर्बन फैमिली बिकम द किंग ऑफ फ्रांस। 1774 की बात है जब एक व्यक्ति जो कि बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता है किंग बन जाता है और उसका नाम है लुई 16। और जब वो किंग बनता है उस टाइम वो बस 20 साल का होता है। इस फोटो में आप देख सकते हो, यही था वो किंग लुई 16। ध्यान से देख लो। He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette। 20 साल की ही उम्र में उनकी शादी हो गई, किससे? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से। ये है उनकी फोटो, आप देख सकते हो, ये भी बहुत खूबसूरत है। इनके बारे में एक और खास बात ये भी थी कि वे अपने हेयर स्टाइल के लिए काफी फेमस थी। दिन भर फ्रांस के लोग इंतजार करते थे कि वो मैरी एंटोइनेट का हेयर स्टाइल देख सके। जानते हो गाइस, जब किंग लुई 16 ने फ्रांस को संभालना शुरू किया था तब फ्रांस में फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन थी, यानी कि फ्रांस में काफी ज्यादा पैसों की कमी होने लगी थी। उस समय फ्रांस की करेंसी थी लिव्र। अब हम समझेंगे कि लिव्र की इतनी कमी क्यों होने लगी थी। इसके पीछे 4 कारण थे। पहला, एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनिंग द कोर्ट एज वेल एज द पैलेस ऑफ वर्साइल वॉज टू मच। गाइस, वर्साइल फ्रांस की एक सिटी का नाम है। 17th सेंचुरी में किंग लुई 16 के लिए वर्साइल में एक पैलेस बनाया गया था, इसलिए हम इसे पैलेस ऑफ वर्साइल्स भी कहते हैं। उस टाइम इसे शीशे और कीमती हीरो से बनाया गया था। करीब 700 कमरे बनाए गए थे और कहा जाता है कि एक ही टाइम में इस पैलेस में 5000 तक लोग रह सकते हैं। और इसी पैलेस में किंग का कोर्ट भी बनाया गया और इस कोर्ट को भी बहुत ही कीमती हीरो से बनाया गया था। इसलिए इस पैलेस को और कोर्ट को मेंटेन करने के लिए काफी पैसा खर्च हो रहा था। पॉइंट नंबर 2, हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन। किंग लुई 16 13 अमेरिकन कॉलोनीज। अब यहां पे आप देखो, बात समझने की कोशिश करना कि यहां पे क्या है। देखो,
13 अमेरिकन कॉलोनीज की किंग लुईस 16 जो है वो मदद कर रहा था। और किस लिए मदद कर रहा था? उन कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजाद कराने के लिए। इसमें फ्रांस का बहुत सारा पैसा खर्च भी हो रहा था। एक्चुअली मदद करने के पीछे जो कारण था वो ये था कि ब्रिटेन जो था वो फ्रांस और अमेरिका का कॉमन एनिमी था। इसलिए किंग लुईस 16 13 अमेरिकन कॉलोनीज की क्या कर रहा था? मदद कर रहा था, एक तरीके से ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए। पॉइंट नंबर 3, द वॉर एडिड $1 billion of debt and now the total debt that they had was more than 2 billion livers। जब लड़ाई की गई ब्रिटेन के खिलाफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आजाद कराने के लिए, तो उसमें 1 बिलियन लीवर्स का खर्चा हुआ और ऊपर से वो फ्रांस पहले से ही कर्जे में था। तो अब टोटल उधारी या कर्जा बढ़कर 2 बिलियन लीवर्स का हो गया था। अब पैसे तो थे नहीं, तो इतना सारा कर्जा कहां से चुकाया जाए? पॉइंट नंबर 4, नाउ द लैंडर्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड चार्जिंग 10% इंटरेस्ट ऑन दैट मनी। अब लैंडर्स ने भी बोल दिया था कि अभी तक हमने कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया था, अब हम इंटरेस्ट भी लेंगे, वो भी किस हिसाब से? 10% के हिसाब से। अब किंग और भी परेशान हो गया, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। किंग ने सोचा कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी किंग लुईस 16 ने एक आइडिया सोचा, क्यों ना फ्रांस के लोगों से टैक्स ले लिया जाए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। अब हमारे लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सी कैटेगरी के लोग ये टैक्स पे करेंगे। इसलिए इसके लिए हमें समझना होगा सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स के बारे में। आखिर फ्रांस की सोसाइटी किन किन कैटेगरी में डिवाइड थी, इसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी के लोग कितना टैक्स पे करेंगे। चलिए बात करते हैं अ सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स के बारे में। 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी को 3 एस्टेट्स में बांटा गया था। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी आते थे। क्लर्जी मतलब जो पादरी वर्ग होता था। इनमें वो लोग आते थे जो चर्च में काम करते थे या चर्च के लिए काम करते थे, यानी कि जो चर्च को चलाते थे, ठीक है, जैसे फादर वगैरह। ये लोग टोटल फ्रेंच की पॉपुलेशन का लगभग 1% ही थे, यानी कि उस टाइम फ्रेंच की पॉपुलेशन जो भी रही होगी ना, उस टोटल पॉपुलेशन का 1% जो लोग थे वो ये लोग थे। कौन सी कैटेगरी में? फर्स्ट कैटेगरी में, यानी कि फर्स्ट एस्टेट की कैटेगरी में, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्लर्जी बोलते हैं। तो ये टोटल कितने थे? 1% थे टोटल पॉपुलेशन का। ऑन 10% ऑफ लैंड, इन लोगों के पास जितनी भी जमीनें थी 10% जमीनों पर इनका हक था, यानी कि 10% जमीन इनके हिस्से में थी, ठीक है। सेकंड एस्टेट है जिसे हम नोबिलिटी भी कहते हैं। इस एस्टेट में मेनली लैंडलॉर्ड्स, किंग एंड क्वीन और जो मंत्री वगैरह होते हैं और जो उच्च पदाधिकारी लोग होते हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, जिसे हम नोबिलिटी कहते हैं, नोबल्स कहते हैं। ये लोग टोटल फ्रेंच की पॉपुलेशन का 2% ही थे, लगभग कितना? 2% ही थे, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन रही होगी उस वक्त, तो उस पॉपुलेशन का 2% अगर हम निकालेंगे जितना भी आएगा, वो लोग कौन थे? सेकंड एस्टेट के, जिसे हम क्या बोलते हैं? नोबिलिटी, यानी कि नोबल्स, ठीक है ना। ऑन 20% ऑफ लैंड, इन लोगों के पास जमीन का हिस्सा कितना प्रतिशत था? 20%, यानी कि 20% जमीनों पर अधिकार इन लोगों का था, ठीक है। अब बात आ जाती है थर्ड एस्टेट की। थर्ड एस्टेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम पीजेंट्री भी कहते हैं। यह एस्टेट काफी इंपॉर्टेंट है और इस एस्टेट में बिग बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, फार्मर्स, आर्टिशियंस एंड स्मॉल फार्मर्स, ये सब आते हैं। इस कैटेगरी में फ्रेंच की पॉपुलेशन का 97% लोग
इसमें आते हैं। यानी कि देखो सबसे ज़्यादा 97%, कितना ऊपर माना जाता है ये 97%। यानी कि उस टाइम फ्रेंच की पॉपुलेशन जितनी भी रही होगी ना, तो उसमें 97% लोग जो थे वो इस कैटेगरी में आते थे, यानी कि इस एस्टेट में आते थे। कौन से एस्टेट में? थर्ड एस्टेट में। और उसमें भी अजीब बात यह है कि 97% में से भी 80% जो होते थे वो कौन होते थे? किसान होते थे। यानी कि आप देख सकते हो इस कैटेगरी में फ्रेंच की पॉपुलेशन का 97% लोग इसमें आते थे, जो कि सबसे ज्यादा है। और 97% में से भी 80% इसमें पीजेंट्स यानी कि किसान वगैरह आते थे। इन 97% लोगों में भी जो अमीर थे, यानी कि 97% लोगों में भी जो कौन से लोग थे? अमीर थे, ठीक है ना। उनके पास भी जमीन पर लगभग, यानी कि जमीन का लगभग 30% हक था, ठीक है ना। यानी कि उन्हें भी राइट मिला हुआ था जमीन पर। कितने परसेंट का? 30% का। बाकी की जो 40% जमीन थी उस पर बेचारे किसान काम करते थे। अब ये 40% का मतलब कैसे हुआ? देखो, फर्स्ट एस्टेट में जमीन कितने परसेंट चली गई? 10%। सेकेंड एस्टेट में कितने परसेंट चली गई? 20%। टोटल करो कितना आ गया? 30%। फिर थर्ड एस्टेट में जो अमीर लोग हैं उनके पास और कितने परसेंट हक है? 30% उनके पास राइट है। तो आप देखोगे 30 पहले आ गया, 30 और 30 कितना हो गया? 60%। अब बाकी का जो बच गया यानी कि 40% वो किसके लिए बच गई? किसानों के लिए। यानी कि उस पर अधिकार किसका था? किसानों का, ठीक है ना। बेचारे उसी 40% जमीन पर क्या करते थे? खेती करते थे, ठीक है। About 60% of the land was owned by nobles, church and other richer members of the third estate. यानी कि लगभग 60% जमीन पर नोबल्स, चर्च और तीसरे एस्टेट के कुछ अमीरों का हक था, और बाकी की 40% जमीन पर किसान, मजदूर वगैरह काम किया करते थे। तो ये था सोसाइटी का डिवीजन। कहां पर? फ्रांस में। गाइस, क्या आप जानते हैं कि किंग लुई 16 ने किन लोगों से टैक्स लेने का सोचा था? तो मैं आपको बता दूं, थर्ड एस्टेट के लोगों से। यानी कि सारा का सारा टैक्स थर्ड एस्टेट की कैटेगरी वाले लोगों से ही लिया जाता था, जिनमें से लगभग 80% लोग कौन होते थे? किसान होते थे, ठीक है ना। जो कि पहले से ही क्या होते हैं? गरीब होते हैं, क्योंकि किसान तो होते ही गरीब हैं। तो यहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक कारण पता चलता है, जो कि थर्ड एस्टेट के लोगों पर टैक्स लगाना था। टैक्स की वजह से ही तो वहां पे हल्ला हो गया था काफी, ठीक है ना। आपने देखा होगा इवेंट में, ठीक है ना। तो एक ये कारण हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। एक और जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि फ्रांस में एक तरीके का सिस्टम चला करता था जिसे फ्यूडल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो समझते हैं कि ये फ्यूडल सिस्टम क्या है। फ्यूडल सिस्टम, feudalism was a dominant social system in a medieval Europe. The nobility held lands from the crown in exchange of military services, while the peasants were obliged to live on their lord's land and give him honor, labor and a share of their produce. अब आप समझो इस चीज को, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। फ्यूडलिज्म एक्चुअली में एक डोमिनेटेड सोशल सिस्टम था, यानी कि एक खास तरीके का ग्रुप था जो कि बाकी के ग्रुप्स पर डोमिनेट करता था, या फिर आप ऐसा समझ लो कि दूसरे ग्रुप पर राज करता था, यानी कि उन पे प्रेशर डालता था अपने काम करवाने के लिए। और इस तरीके का जो सिस्टम है या जो प्रथा है यूरोप में काफी फेमस थी। इनमें क्या होता था कि राजा के मंत्री वगैरह जो होते थे या जो उच्च पदाधिकारी होते थे उनको जमीन मिलती थी। और जमीन किस लिए मिलती थी? जमीन इसलिए मिलती थी ताकि वो राजा की मिलिट्री को, सर्विसेज को मेंटेन कर सके। यानी कि राजा की जो मिलिट्री होती है ना, उसकी सर्विसेज को क्या कर सके? मेंटेन कर सके। इसलिए इन लोगों को क्या मिलती थी? जमीनें मिलती थी, ठीक है। जो बेचारे किसान या आम जनता की स्थिति थी
वो क्या थी, उनको इन लोगों का सम्मान करना पड़ता था और इन लोगों की सेवा भी करनी पड़ती थी। यहां तक कि जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसका कुछ हिस्सा नोबल्स को भी देना पड़ता था। यानी कि वो खेती भी कर रहे हैं, उनकी सेवा भी कर रहे हैं और बेचारे गरीब भी हैं, और खेती करने के बाद जो वो उगा रहे हैं और उसका कुछ पार्ट वो नोबल्स को भी देना पड़ता था। तो ये था फ्यूडल सिस्टम, जिसमें सोसाइटी के कुछ ग्रुप्स थे जिन्हें बहुत से बेनिफिट मिलते थे, लेकिन बेचारे जो किसान और आम जनता थी उनको ये अधिकार नहीं था। बेचारे किसान करते भी तो करते क्या, वो इनके आगे क्या थे, मजबूर थे, ठीक है ना। यानी कि उनके लिए क्या कर रहे हैं, वो सर्विसेज भी दे रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, तो उनका पार्ट भी उनको दे रहे हैं, टैक्स भी यही लोग दे रहे हैं, ठीक है ना। कितनी सारी चीज़ें इन लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। आगे चलते हैं। अब हम ये चीज़ देख चुके हैं कि फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइड थी, और हमने जाना कि फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी आते हैं और सेकंड एस्टेट में नोबल्स आते हैं, यानी कि नोबिलिटी। आपने देखा होगा, अभी मैंने जो पढ़ाया है, नोबल्स आते हैं। एक्चुअली में यही वो 2 लोग हैं जिन्हें फ्यूडल सिस्टम के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स मिलते थे। यानी कि ऊपर जो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया है ना, फ्यूडल सिस्टम में इन लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है ना। ये वही लोग हैं। यानी कि कौन कौन से, एक फर्स्ट एस्टेट के लोग जिसमें क्लर्जी आते हैं, और सेकंड एस्टेट यानी कि नोबल्स। तो यही वो 2 लोग हैं जिन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है ना, यानी कि जिन्हें बेनिफिट्स मिलते थे। आगे देखते हैं। एक और यहां बड़ी प्रॉब्लम थी। 97% ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस बिलोंग टू द थर्ड एस्टेट। फ्रांस की लगभग 97% लोग, फ्रांस में लगभग 97% लोग थर्ड एस्टेट से बिलोंग करते थे। while the 60% of the land in France was owned by the nobles, church and rich members of the third estate, और 60% जो लैंड थी फ्रांस में, उस पर अधिकार किसका था, नोबल्स, चर्च और थर्ड एस्टेट के अमीर लोगों का। और बाकी की 40% लैंड में क्या होता था, उसमें बेचारे किसान काम करते थे और टैक्स भी देते थे। और टैक्स भी यहां पर कई प्रकार का होता था। आइए देख लेते हैं टैक्स को भी, कि कितने प्रकार का यहां पे टैक्स था जो लिया जाता था, किससे, किसानों से। द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट 2 एस्टेट्स, कौन कौन, क्लर्जी एंड नोबिलिटी, ठीक है ना, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वर एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेस। फ्यूडल सिस्टम में वैसे एक और बात थी, ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हैं ना, उन्हें जन्म से ही अधिकार था, जन्म से उन्हें ये अधिकार मिला हुआ था, चाहे वो जितना मर्जी कमाए, जितना मर्जी पैसा लुटाए, खाए पिए, जो भी करे, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये उन्हें जन्म सिद्ध अधिकार मिला हुआ था, उन्हें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था, ठीक है ना, चाहे वो कुछ भी करे। टैक्स उनके लिए एक तरीके से बिल्कुल जीरो था। बेचारे एक तो किसान खेती करे पूरे दिन और ऊपर से उस पर टैक्स भी दे, ठीक है ना। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस विच इंक्लूडेड feudals dues that they extracted from the peasants, as well as peasants were obliged to offer their services to the land, serve in the army, or to participate in building roads. और तो और नोबल्स को इसके बाद फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिलते थे, इसमें वो फ्यूडल ड्यूज लेते थे किसानों से। अब यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर ये फ्यूडल ड्यूज क्या होता है। यहाँ फ्यूडल ड्यूज का मतलब एक तरीके से टैक्स से है। किससे है? टैक्स से है, जिसे वे गरीब जनता से वसूला करते थे। और ये किसान और आम जनता की स्थिति इतनी खराब होती थी कि इन्हें सर्विसेज भी नोबल्स के घरों में देनी पड़ती थी, और अपने खेतों के अलावा इनको जो नोबल्स वगैरह होते थे उनके खेतों में जाके भी काम करना पड़ता था।
यहाँ तक कि आर्मी में भी सर्व करना होता था, या फिर कहीं रोड या बिल्डिंग वगैरह बन रही होती थी तो उसमें भी अपना योगदान देना होता था। मतलब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि फ्रांस की जनता की कितनी खराब स्थिति थी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे सेवा भी करनी पड़ेगी भाई मिलिट्री वगैरह के लिए, ठीक है ना, उनकी ज़मीनों पर काम भी करना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा खराब परिस्थिति चल रही थी, किसकी? किसानों की या फिर गरीब जनता की। ठीक है, अब दूसरे प्रकार का यहाँ पे एक और हम टैक्स देखते हैं जिसका नाम है टीथिस। टीथिस वॉज अ टैक्स लीव्ड बाय द चर्च ऑन द पीजेंट्स इन विच they had to pay 1/10 agriculture produce। अब एक तो हमने अभी देखा था फ्यूडल ड्यूज जिसे कहते हैं, जो कि आम जनता को देना पड़ता था। ठीक है ना, एक दूसरे तरह का टैक्स जिसे हम क्या कहते हैं? टीथिस कहते हैं। टीथिस क्या था? एक ऐसा टैक्स था जिसे चर्च लगाती थी, किस पर? किसानों पर। और वो क्या था? जितना भी किसानों ने उगाया है उसका 1/10 मतलब अपनी फसलों का 10वां हिस्सा, 1/10 पार्ट उन्हें चर्च को देना पड़ता था। और किस रूप में देना पड़ता था? टीथिस नाम के टैक्स के रूप में। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहां पे हम बोलते हैं इसे टीथिस टैक्स के रूप में देना पड़ता था। किसको? चर्च को। अगला टैक्स जो है, जो कि हम जानेंगे इसके बारे में, वो है टॉयल। टॉयल वॉज अ डायरेक्ट टैक्स दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टू द स्टेट। यह एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स था जो कि थर्ड एस्टेट से जितने भी लोग बिलोंग करते थे उन्हें सीधा ये टैक्स किसको देना होता था? किंग को देना होता था। ठीक है ना, ये डायरेक्ट टैक्स था एक तरीके से। तो थर्ड एस्टेट में जितने भी लोग बिलोंग करते थे उन सभी को ये टैक्स देना पड़ता था। किसको? किंग को। एज वेल एज नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर ऑल्सो लीव्ड ऑन द गुड्स ऑफ डेली कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टबैको। यहां तक कि डायरेक्ट टैक्सेस के साथ साथ कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाए जाते थे। जैसे कि हम आज की डेट में आप देखते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हो जब तो आप देखोगे उस प्रोडक्ट के नीचे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लिखा होता है ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। एक्चुअली में यही इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये भी वसूल किया जाता था। ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्स भी वसूल किया जाता था। वो तो अपने आप ही चला जाता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट परचेज करोगे तो उसी में वो टैक्स पहले से ही क्या होता है? इंक्लूड होता है। ठीक है, इन दिस वे द बर्डन ऑफ फाइनेंशिंग एक्टिविटी ऑफ द होल स्टेट वॉज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट। यानी कि देखो, जितनी भी सारी फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज थी वो किसके कंधों पर थी? थर्ड एस्टेट के लोगों के कंधों पर थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि पूरे राज्य को चलाने का जो खर्चा था वो फ्रांस की बेचारी गरीब जनता यानी कि किसानों के कंधों पर था, जो कि ये लोग बेचारे थर्ड एस्टेट से बिलोंग करते थे। बाकी जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट वाले जो लोग थे वो बस क्या करते थे? एंजॉय करते थे, उन्हें टैक्स तो देना नहीं पड़ता था इसलिए। ठीक है ना, तो इन्हीं सब कारणों की वजह से फ्रांस की जनता काफी नाराज थी और भड़की हुई थी। आगे देखते हैं, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब हम आगे देखते हैं, चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे इस टैक्स सिस्टम से कैसे किसानों या गरीब जनता का जीना मुश्किल सा हो गया था। ये आपका पॉइंट नंबर 3 है। ठीक है ना, जिसका हेडिंग आप लोगों ने देखी होगी, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ज्यादा टैक्स पे करने की वजह से फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन आने लगी थी। अब हम जानते हैं कि क्या होता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस, एन एक्सट्रीम सिचुएशन व्हेन द बेसिक नीड्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें लोगों को फूड शॉर्टेज और लाइफ की बेसिक नीड्स की बहुत कमी होने लगी थी।
यानी कि जो लाइफ की बेसिक नीड्स होती है ना, उसकी कमी होने लगी थी। यानी कि जिसे हम ऐसे समझ लो आप, खुद का गुजारा करने के लिए जो सामान चाहिए होता था वो मुश्किल से उन्हें मिल पा रहा था, उसमें काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी। और फ्रांस की पॉपुलेशन भी डे बाय डे क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अब इससे हुआ क्या, फ्रांस के लोगों की फूड की डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन फूड ग्रेन की सप्लाई इंक्रीज ही नहीं हो पा रही थी। यानी कि डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन सप्लाई उसकी नहीं बढ़ पा रही थी। तो इसलिए डिमांड को कम करने के लिए फूड ग्रेन की प्राइसेस को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लो कहीं पे डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन पीछे से उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड को कम करने का सिर्फ एक ही तो तरीका होता है, वो क्या, प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि डिमांड को कम करने के लिए प्राइसेस को क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। अब इससे हुआ क्या, अब इससे ये हुआ कि एक तो थर्ड एस्टेट में किसान और गरीब जनता पहले ही टैक्स पे कर रहे थे और ऊपर से फूड ग्रेन की प्राइसेस भी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है ना। आप जरा सोच के देखिए, ये लोग टैक्स पहले ही इतना पे कर रहे थे, ठीक है ना, तो ऐसे में वो महंगे फूड ग्रेन कैसे खरीदे। यहां तक कि उनकी हालत इतनी खराब होती थी कि वो ब्रेड भी नहीं खरीद पा रहे थे। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। फोर्थ पॉइंट आ जाता है यहाँ पे हमारा, राइज ऑफ मिडिल क्लास। इस सिचुएशन में मिडिल क्लास के लोगों ने आगे आना शुरू किया। मिडिल क्लास में मेनली डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन आदि ये सब आते थे। ये सभी लोग न्यू आइडियाज और एजुकेशन में बिलीव रखते थे, यानी कि सारे ये लोग पढ़े लिखे होते थे ना, इसीलिए इन सबका एक ही मोटिव था कि फ्रांस में इक्वालिटी और फ्रीडम लाना। ठीक है ना, फ्रांस में क्या लाना, इक्वालिटी और फ्रीडम लाना। ठीक है ना। और आप देख सकते हो ऐसा क्यों सोचा उन्होंने, क्योंकि ये लोग जानते थे कि कुछ तो गलत हो रहा है इनके साथ। किसके साथ, किसानों के साथ, यानी कि जो गरीब जनता है उनके साथ गलत हो रहा है। इसलिए मिडिल क्लास के जो लोग थे वो आगे आए, उन्होंने इनिशिएटिव लिया इनकी मदद करने के लिए। दे बिलीव दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, यानी कि इन लोगों का ये बिलीव था कि भाई जो बाय बर्थ इन लोगों को जो बेनिफिट्स मिले हुए हैं, किसको बेनिफिट्स मिले हुए हैं, जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे उनको जो बाय बर्थ बेनिफिट्स मिले हुए हैं वो नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, इनका ऐसा मानना था। यानी कि अब थर्ड एस्टेट के पढ़े लिखे लोगों ने फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोगों के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। दे डिमांडेड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज। अब इन लोगों ने एक ऐसी सोसाइटी की डिमांड करनी शुरू कर दी जिसमें फ्रीडम हो, जिसमें कानून सबके लिए बराबर हो और सबके लिए समान अवसर हो। मतलब हर एक के लिए, हर एक के पास जो भी राइट्स हो वो क्या हो, समान हो, अधिकार समान हो। अब ये जो आइडिया था मिडिल क्लास के लोगों के पास, ये कहां से आया, इसके लिए अब हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना होगा जिसका नाम है रोल ऑफ फिलोसफर्स। एक्चुअली में थर्ड एस्टेट के लोगों के अंदर फ्रीडम और इक्वल लॉज वाला जो आइडिया था ना, वो फिलोसफर से ही मिला था। चलिए आइए देखते हैं फिलोसफर्स के अंदर आखिर ऐसी क्या चीजें थी जो हमें पढ़नी है। तो देखो, रोल ऑफ फिलोसफर्स सच एज जॉन लॉक एंड रूसो पुट फॉरवर्ड द आइडियाज ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। इन सभी फिलोसफर्स ने लोगों के सामने ऐसे आइडियाज रखने शुरू कर दिए जिसमें एक ऐसी सोसाइटी या फिर समाज की कल्पना थी जिसमें क्या हो, लोगों के पास लिबर्टी हो, लोगों के पास फ्रीडम हो, लोगों के पास इक्वल लॉज और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हर किसी के लिए हो। यानी कि रोजगार के अवसर हर किसी के लिए क्या हो, बराबर हो। और इस तरह जब मिडिल क्लास के लोगों ने इनकी बातों को सुना तो उन लोगों को भी लगा, यानी कि मिडिल क्लास के लोगों को भी लगा कि भाई गरीब जनता और किसानों के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ। फिर इन लोगों ने फिलोसफर्स की इन सारी बातों को
हर जगह डिस्कस करना शुरू कर दिया, यानी कि लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया था। जॉन लॉक इन हिज बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट sought to be refute the doctrine of the drive and the absolute right of the monarch। जॉन लॉक एक ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने इस बुक में लिखा था, यानी कि उन्होंने इस बुक के माध्यम से वो ये कहना चाहते थे कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ द ड्राइव है, ठीक है ना, यानी कि एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क है। उनका कहना था मतलब कि एक ही राजा एक शक्तिशाली है, यानी कि राजा ही सब कुछ हो, राजा के पास ही सारे राइट्स हो। इस तरह का जो शासन है ना वो बंद हो जाना चाहिए, जिसमें राजा को ही ये कहा जाता है कि वही एक शक्तिशाली है, ठीक है ना। इस तरीके का शासन क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। उनका ये मानना था कि इस तरीके का शासन सही नहीं है, यानी कि ऐसा सिस्टम जो था वो क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। Rousseau proposed a form of government based on social contract between people and their representatives that laid the basis of the democratic form of the government। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पे जो रूसो है, यानी कि ये भी एक फिलोसफर है, उन्होंने क्या कहा, इनका कहना था कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो कि जनता के द्वारा बनाई गई हो, यानी कि जिसको जनता ने चुना हो। जैसा कि हम आज की डेट में देखते हैं, आज की डेमोक्रेटिक फॉर्म में हम गवर्नमेंट को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार का सिस्टम होना चाहिए जहां पे जनता के द्वारा सरकार को चुना जाए, यानी कि जनता तय करे कि कौन सी सरकार बननी चाहिए, किसको खड़ा करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी सरकार हो जो लोगों द्वारा खुद चुनी जाए और फिर वही सरकार देश की जनता को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। ये किसका कहना था, रूसो का कहना था। मॉन्टेक्यू इन हिज बुक, अब आगे चलते हैं हम, एक और फिलोसफर है जिनका नाम क्या है, मॉन्टेक्यू। इन हिज बुक, उनकी बुक का नाम क्या है, इन द स्पिरिट ऑफ लॉज प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। मॉन्टेक्यू ने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था क्या, इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो उन्होंने इस बुक में क्या बताया, उन्होंने इस बुक में यह बताया कि गवर्नमेंट जो भी होगी, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, उसके बीच पावर का डिवीजन कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में बातें की इस बुक में। यानी कि इस बुक में उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए और पावर का डिवीजन कैसा होना चाहिए। अपनी इस बुक में उन्होंने ये सब बातें की, यानी कि ये सब लिखा। जैसे आज के टाइम में होता है हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं कौन, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, और लेजिस्लेटिव का हिस्सा होते हैं कौन, सांसद, लोकसभा और राज्यसभा। और जुडिशरी में क्या आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, ठीक है ना, स्टेट हाई कोर्ट आ जाता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। किसके अंदर, जुडिशरी के अंदर। तो इस तरह की व्यवस्था के बारे में बात करने वाले कौन थे, मॉन्टेक्यू थे। यानी कि उनका ये कहना था कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना, और पावर का डिवीजन वगैरह ये सब बातें इन्होंने अपनी बुक में लिखी थी। तो इन तीनों फिलोसफर्स की मदद से फ्रांस के लोगों ने, यानी कि फ्रांस के वो लोग कौन से, मिडिल क्लास के लोगों ने आपस में डिस्कस करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। और इन फिलोसफर्स की बुक की वजह से फ्रांस के लोगों में हिम्मत आने लग गई। यानी कि जब मिडिल क्लास के लोगों ने हर जगह ये बात फैलानी शुरू कर दी और फ्रीडम के बारे में बात बताई, ठीक है ना, इक्वल लॉज के बारे में बातें समझाई, तो जितने भी लोग थे उस टाइम थर्ड एस्टेट के अंदर, तो उन लोगों के अंदर क्या आनी शुरू हो गई, हिम्मत आने लग गई कि अब वह फ्रीडम और इक्वल राइट्स के लिए फाइट करेंगे, ठीक है ना, फाइट कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम जान चुके हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आखिर क्यों शुरू हुआ था और क्या क्या कारण थे इसके पीछे, जैसे कि टैक्स का बढ़ना, फूड ग्रेन की शॉर्टेज होना और फ्यूडल सिस्टम का होना। ये सब कारण थे जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ,
ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा पार्ट जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर कोई कमी हो ना इस वीडियो में तो आप वो भी मुझे जरूर बताना। ठीक है ना, तो आप लाइक शेयर जरूर करना और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को नया पार्ट करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।